वेलकम टू संगीता जोशी मोटिवेशनल कहानियाँ। आज की यह कहानी एक ऐसी महिला के बारे में है जो बिना गलती के सबकी गॉसिप का कारण बन गई। कहानी को पूरा सुने और पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं, जो है मिस चंद्रिका के बारे में। मिस चंद्रिका पूरे ऑफिस के लिए गॉसिप का केंद्र बन गई थी। घोषाल बाबू, जिन्हें इन सब बातों से कोई सरोकार न था, उनका बैलेंस भी बिगड़ गया उसे देखकर। ऐसा बिगड़ा कि डगमगाने लगे। ऑफिस में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में मिस चंद्रिमा की नियुक्ति हुई थी। उसके मेकअप व पहनावे की चर्चा जोरों पर थी। मिस चंद्रिमा के ऑफिस में प्रवेश करते ही जैसे खुशबू और ताजगी का झांका प्रवेश कर जाता। उसके कपड़े, उसकी चाल, उसका अंदाज देखते ही रहते सारे कर्मचारी। ऑफिस के आधे दर्जन लोगों ने तो अपना कुछ वक्त इसी खोज में लगा दिया था कि वह जो परफ्यूम लगाती है उसका नाम क्या है। अरे भाई, वो मिलता कहाँ है। इसमें गलती किसी की न थी। वह थी ही बला की खूबसूरत, किसी विदेशी डॉल जैसी। उसका रंग बड़ा ही अलौकिक था, दूधिया गुलाबी कह सकते हैं। प्रकृति ने बड़ी बारीकी से रचा था उसे। मुझसे कब बात करेगी, कब मेरे करीब से गुजरेगी, ऑफिस के हर पुरुष की ख्वाहिश बनने लगी थी। अपने टिफिन बॉक्स में क्या है, इससे ज्यादा ध्यान अब इस बात पर रहने लगा था कि आज चंद्रिमा ने कौन से रंग की ड्रेस पहनी होगी, कौन सा रंग उसे सूट करता है, कौन सा रंग सूट नहीं करता। ये तो था पुरुष वर्ग का खेमा। महिलाएं इन सब बातों से अलग जोड़ घटाव में लगी रहती थी कि कितने मिनट बॉस की केबिन में थी वह, कितनी बार मैनेजर से बात की, बात करते वक्त हाव भाव कैसे थे, उस पर अपनी क्रिया प्रतिक्रिया देकर अपनी बौद्धिक क्षमता को दर्शाने जैसा था। मिस चंद्रिमा के आने के बाद से ऑफिस का माहौल बदल गया था। कंपनी के अकाउंट सेक्शन में घोषाल बाबू वरिष्ठ अधिकारी के पद पर 25 साल से नौकरी करते हुए 50 की उम्र पार कर चुके थे। बड़ी ही सभ्य विचारधारा के व्यक्ति थे। वे गर्व से कहते, आज तक हम एक बार भी बीमार नहीं हुए। इसका कारण जानते हो, मेरा पत्नी मिताली है। मिताली 45 वर्षीय साधारण कदकाठी की संभ्रांत महिला थी, जो कि रविंद्र संगीत में विशेष रुचि रखती थी। आसपास का परिवेश परिष्कृत रखने वाली एक साधारण रंगरूप की स्वामिनी थी वह। पति और बेटा दोनों के लिए खास डाइट चार्ट बना रखा था उसने। उन्हें कब क्या खाना है, क्या पहनना है, सब पर निगरानी रखती थी वह। यही वजह थी कि आज तक घोषाल बाबू ने कभी हॉस्पिटल का मुंह न देखा था। उनका बेटा तपोन घोषाल विदेश में रहकर दंत चिकित्सक की पढ़ाई कर रहा था। यूनिवर्सिटी की तरफ से छात्रवृत्ति मिल रही थी, वरना कलकत्ता के पार्क स्ट्रीट के पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी के अकाउंटेंट की इतनी औकात कहाँ होती है कि बेटे को विदेश भेज पाते। फरवरी महीने में ऑफिस में सर्वर डाउन होने की वजह से कर्मचारी अपने अपने पेमेंट की जानकारी लेने बारी बारी से घोषाल बाबू के पास आ रहे थे। चंद्रिमा सबसे आखिर में पहुंची। घोषाल बाबू फाइल बंद कर चुके थे। खुशबू का एक जबरदस्त झांका अंदर आया, जैसे शांत जल में किसी ने कंकर फेंक दिया हो। चंद्रिमा ने मुस्कुराहट बिखेरी, इससे घोषाल बाबू भी घायल हुए बिना न रह सके। सॉरी घोषाल बाबू, मैं थोड़ा लेट हो गई, घोषाल बाबू को फाइलें बांधते हुए देख मिस चंद्रिमा ने कहा। घोषाल बाबू ने नजरें उठाकर देखा। शाम तक शरीर और मन दोनों थककर चूर हो जाते थे। मेहनत के चलते पसीने से केबिन भरा होता था। ऐसे में चंद्रिमा के परफ्यूम की खुशबू ने मन मस्तिष्क को उद्वेलित कर दिया था। अपने स्वभाव के मुताबिक ओ नकचड़ी कलाना, घोषाल बाबू कह सकते थे, लेकिन ऐसा कह ना पाए। किसी यंत्रवश खाली चेयर की तरफ इशारा कर चंद्रिमा को बैठने का आदेश दे दिया। फाइल खुलने लगी। चंद्रिमा की हर बात का जवाब देना उन्हें अच्छा ही नहीं बल्कि परम कर्तव्य लग रहा था। ऐसा नहीं कि मिस चंद्रिमा का रूपलावण्य चर्चा बनकर उनकी केबिन में पहले नहीं आया था, पर उस वक्त उन्हें ये बातें बेकार लगी थीं। उस पर उन्होंने अन्य कर्मचारियों को फटकार भी लगाई थी। चरित्र और स्वभाव सुंदर होने चाहिए, न कि चेहरा, कहकर नैतिक मूल्यों का ज्ञानदीप जला गए थे। फिर आज ये सब क्या था? शायद यही वह सत्य था कि प्यार की संवेदना उम्र की मोहताज नहीं होती, और इसी सत्य को वे झाठला नहीं पा रहे थे। पत्नी के बालों को काला करने के आग्रह पर रंग से क्या होता है,
अंदर की जिंदादिली देखिए, जुमला आराम से पढ़कर आगे बढ़ जाते थे। उसी बालों की सफेदी को बार बार हाथ रखकर छिपाने की कोशिश जारी थी। डर था कि कहीं उम्र का फासला बातचीत में बाधक न बन जाए। आखिर में चंद्रमा ने मुस्कुराकर थैंक यू घोषाल बाबू कहा तो वह सुख मिला जो सूखते गले को मटके का शीतल जल दे जाता है। घड़ी देखी तो रात के 8 बज चुके थे। मिताली इंतजार कर रही थी। घर का दरवाजा पहले से खुला था। किसी शायर की गजल ड्रींगल, किसी झाल का कमल ड्रींगल, घोषाल बाबू गुनगुनाते अंदर आए तो मिताली आश्चर्य में पड़ गई। आज तक कभी ओम जय जगदीश तक न गुनगुनाने वाला इंसान आज ये गाना गा रहा था। क्या हुआ बोलो? मिताली ने उनकी खुशी में शामिल होने की कोशिश की। चेहरे पर आई मुस्कुराहट को लगभग छिपाकर खुश होने की वजह को बड़ी सफाई से टाल गए वे। मन के चलचित्र कक्ष में चंद्रमा बैठी थी। जल्दी से खाना खाकर बिस्तर पर लेटकर उस पल को जीना चाहते थे। उस वक्त घोषाल बाबू को पत्नी की कोई भी बात उन्हें रास्ते में आ रहे रोड़े की भांति लग रही थी। मिताली अपनी दैनिक दिनचर्या में लगी हुई थी। खाना खाने के बाद वह वास्तुदोष का ख्याल रखते हुए घर की शांति के लिए जूठे बर्तन धोने लगी। घोषाल बाबू पर चंद्रमा की आसक्ति इतनी बढ़ गई थी कि पत्नी को बीपी की मेडिसिन देना भी भूल गए। अगली सुबह पत्नी से पहले उठकर जॉगिंग पर चले गए। पिछले 2 दशकों से पत्नी आग्रह कर रही थी, कभी ध्यान नहीं दिया था। पति को बिस्तर पर न पाकर मिताली चिंतित हुई, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। फोन लगाया तो रिंग सामने रखे फोन में बजने लगी। घर के जरूरी काम निपटाने के बाद गर्म पानी देकर उन्हें जगाती थी। जरूरत पड़ने पर हाथ पैर दबाना भी सामान्य क्रिया जैसा था, लेकिन आज प्रकृति को शुक्रिया कर संतुष्ट हो रही थी। देर आए दुरुस्त आए जुमले को मन ही मन दोहराया और बाकी काम समेटने लगी। घोषाल बाबू ने जॉगिंग करते करते कमरे में प्रवेश किया। गर्म पानी के ठंडा हो जाने पर चिल्लाना चाहते थे, लेकिन थोड़ी देर बाद चंद्रमा से मुलाकात होगी यह सोचते ही शांत हो गए। नीतू, तुम क्या वह बालों को काला करने के लिए बोलती रहती हो? सोचा आज तुम्हारी बात मान ही लूं। घोषाल बाबू ने छोटे से आईने में बालों का निरीक्षण करते हुए कहा। मिताली की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि आज घोषाल बाबू ने उसकी बात जो मान ली थी। लेकिन आज तो गुरुवार है, आज तो शैम्पू नहीं लगा सकते, नियम निष्ठा का पालन करने वाली मिताली ने याद दिलाया। धत तेरी की, तुम्हारा गुरुवार शनिवार तुम ही लगाओ तो। घोषाल बाबू का बावला मन आज प्रेम के प्रथम किरण में खुद को आह्लादित करने को व्याकुल था। पत्नी की अवहेलना करने में तनिक भी देर न लगी। ठीक है, यहाँ बैठो, लगाती हूँ, मिताली ने बेमन से कहा और बालों को काला करने लगी। घोषाल बाबू नहाने चले गए। तब तक मिताली ने बेड पर कपड़े सजाकर रख दिए, सफ़ेद शर्ट, ब्लैक पैंट और मैचिंग ब्लैक टाई। कभी उन्हें ये सजावट दुनिया की नायाब वस्तु लगती थी, पर आज श्यामश्वेत का मिश्रण लग रही थी। खुद से अलमारी खोली, सारे एक जैसे ही कपड़े थे। नीतू, मेरे लिए केवल फीके रंग के कपड़े ही क्यों? घोषाल बाबू ने बेमन से कपड़े पहनते हुए कहा। मिताली ने आश्चर्य भरी निगाहों से पति की ओर देखा। पिछले ही दिनों बेटे द्वारा भेजे गए मैरून और डीप ब्लू शर्ट को ये कहकर ठुकरा दिया था कि परिधान का रंग व्यक्ति के व्यक्तित्व और उम्र के साथ चरित्र को भी निखारता है, पर ऑफिस जाते समय शांति रखने वाली मिताली ने बहस को चुप रहकर रोक दिया था। कल तो पेमेंट वजह थी, लेकिन आज ऐसा क्या करें कि मिस चंद्रमा केबिन में आए। घोषाल बाबू दिन भर इसी फिराक में रहे। अपने द्वारा बनाए गए दायरे को तोड़कर लक्ष्य तक पहुंचना नहीं चाहते थे वे। इन बातों को बीते कुछ दिन हो गए थे। जीवन की गाड़ी फिर से पुराने रास्ते पर आ गई थी, लेकिन कहीं न कहीं चंद्रमा नाम की खुशबू जीवन में बस गई थी। फिर एक दिन थके हारे घोषाल बाबू शाम को जब गाड़ी को पार्किंग से निकाल सड़क पर ला रहे थे कि दूर से ही मिस चंद्रमा दिख गई। सोचा गाड़ी रोककर कह दें, आ जाओ, छोड़ देता हूँ, पर जबान चिपक गई थी, आंखें स्थिर हो गई थीं। कुछ भी न कह पाए। तभी मिस चंद्रमा ने खुद ही गाड़ी रोकने का इशारा किया। मुंहमांगी मुराद पूरी हो गई। गाड़ी रुक गई। चंद्रमा पीछे की सीट पर बैठ गई। गाड़ी में परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू फैल गई थी। बैक मिरर से देखा, कौन कहता है ये सांझा की चंद्रमा है,
ये तो भोर का तारा है। चालक का हाले दिल तो ये था कि सफर खत्म ही न हो। न चाहते हुए भी घोषाल बाबू बैकमिरा से उस रूपसी को निहार रहे थे। कभी खुद पर खुद ही शर्मा जाते। इस बीच चंद्रिमा के कई फोन कॉल्स आए जिससे घोषाल बाबू इतना तो जान गए कि वह एक सिंगल मदर है और उसके जीवन में कई परेशानियां हैं। मन किया उसके पास जाएं, उससे बातें करें, कह दे कि अपने दर्द मुझे दे दो। इसी सोच में पड़े ख़याली पुलाव पकाते रहे। तभी फोन की घंटी बजी। घोषाल बाबू ने बेख्याली में ही फोन उठाया। घोषाल बाबू, ताड़ाताड़ी आसुन, आपकी मैसेज गिरने की वजह से बेहोश हो गई है। पड़ोसी दत्तो बाबू का फोन था। अचानक से दिमाग सुन्न पड़ गया। पवित्र गंगा की तरह अविरल बहने वाली मिताली, जिसके स्नेह ने जीवन को सींचा था, वह अस्वस्थ हो गई थी। वो हर चीज जिसकी आवश्यकता थी, मांगने से पहले सामने लाकर रख देती थी। आज उसे अपने पति की जरूरत थी और वे छी। फोन डिस्कनेक्ट हो चुका था। कैसे, कब, घोषाल बाबू जानना चाहते थे। वापस कॉल किया तो दत्तो बाबू का फोन आउट ऑफ रेंज बता रहा था। जो चंद्रिमा अब तक छिटकी हुई चांदनी लग रही थी, अमावस में बदल गई थी। उसके परफ्यूम की खुशबू से दम घुटने लगा था। मीतू तो कोई खुशबू नहीं लगाती, फिर भी हमारा बगीचे सा महकता है। उसकी सलोनी छवि आंखों के सामने तैरने लगी। मैडम, प्लीज उतर जाइए, यहाँ से आपका रास्ता दूसरी तरफ जाता है, घोषाल बाबू ने नीची नजरों से चंद्रिमा से कहा। चंद्रिमा इस तरह के व्यवहार के लिए तैयार न थी। उसने घोषाल बाबू की ओर देखा। आज तक किसी पुरुष ने इतने रूखे स्वर में बात तो दूर देखा भी न था। वो उतर गई। अचानक से क्या हो गया घोषाल बाबू को, मन ही मन वह सोचने लगी। मुझे माफ करना, तुम्हारा वक्त मैंने किसी और को दिया। मैं तुम्हारा दोषी हूँ। गाड़ी की स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। किसी तरह घर पहुँचे। शुक्र था केवल पैर ही फिसला था, हड्डियां नहीं टूटी थीं। घर पहुँचे तो सामने एम्बुलेंस देखा। मन और ज्यादा बेचैन हो गया। अनायास आंखों में आंसू आ गए। उन्हें याद नहीं कि पिछली बार वे कब रोए थे, या फिर मिताली ने ऐसी नौबत ही नहीं आने दी थी। कमरे के अंदर आए। मिताली लेटी हुई थी, आंखें बंद थीं। डॉक्टर साहब बगल में बैठे थे, बीपी जांच रहे थे। क्या हुआ है डॉक्टर साहब, बेचैन घोषाल बाबू ने जानना चाहा। चिंता की बात नहीं है। बहुत दिनों से बीपी की दवा नहीं ले रही थी, यही वजह है कि चक्कर आ गया, डॉक्टर साहब ने अपना बैग समेटते हुए कहा। याद आया रात को दोनों एक दूसरे को दवा देते थे, लेकिन कुछ दिनों से अपनी गलती का एहसास हुआ। बगल में बैठकर फूट फूट कर रोने लगे घोषाल बाबू, जैसे पश्चाताप के आंसू निकल रहे थे। किसी को कुछ समझा नहीं आ रहा था। रोते क्यों हैं आप, एक ने पूछा। जिस जीवन संगिनी ने पिछले 30 सालों में कभी छुट्टी नहीं ली, उसे मैं छुट्टी देने जा रहा था। उसे दवा न देना मेरी गलती थी। मैं जानता था उसे बीपी है, फिर भी मैं रात को जल्दी सो जाता था बिना उसे दवा खिलाए। आज उसे कुछ हो जाता तो मैं तपोन को क्या मुंह दिखाता, अपने आप से क्या कहता। दहाड़े मारकर रोने लगे। भावावेश में आकर घोषाल बाबू ने मिताली के माथे को चूमा। धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई। पड़ोसी अपने अपने घरों को चले गए। अगली सुबह मिताली देर तक सोई रही। घोषाल बाबू ने पूरे घर को साफ किया, झाड़ू पोंछा, बर्तन सब कुछ करते गए। पत्नी की तबीयत खराब होने से घर अस्तव्यस्त हो चुका था, जिसे अपने खोए खोए ख्यालों में रहने की वजह से उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। पति को चाय बनाते देख, मैं करती हूँ न, तुम रहने दो, और मिताली ने हाथ पकड़ लिया। तुमने बहुत किया है, मैं ही कभी समझा नहीं पाया तुम्हें। तुम पर चिल्लाना, तुम्हें डांटना अब और नहीं। तुम बैठो, मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ, वह भी अदरक वाली। घोषाल बाबू ने टॉवेल को कंधे पर संभालते हुए कहा। क्यों, आज ऑफिस नहीं जाना? नहीं, मैंने 10 दिनों की छुट्टी ली है। अभी से सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, घोषाल बाबू ने मिताली के बाजुओं को थामते हुए कहा। मिताली का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। घोषाल बाबू ने मीतू की छलकती आंखों में अपने चेहरे को देखा, करीब आए, उसे बाहों में भर लिया। कामकाज में व्यस्त होकर जीवन के जिन नाजुक पलों को अनदेखा करते जा रहे थे, उन्हें समेट लिया।
उम्र के उस पड़ाव में जिसे पतझड़ नाम देकर अनदेखा कर दिया जाता है, उन्होंने मिलकर वसंत का आशियाना बना दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों को नम किया हो और दिल को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर, और ऐसी ही भावनाओं से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और सच्ची, दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपने रिश्तों को समझिए और अपनों को दिल से अपनाइए।